जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई मुश्ताक है। आज मैं आपकी खिदमत में स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक लेके हाज़िर हुआ। मैंने जितनी भी आज तक किताबें पढ़ी हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर और जितनी भी ट्रेनिंग मैंने करवाई हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, मैंने सोचा उसका एक निचोड़ जो मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके सामने रख दूँ। शायद इसमें से आपके लिए कोई फ़ायदे की चीज़ निकल आए। आप जो भी वीडियो देख रहे होंगे डेफ़िनेटली आप इस मौजू पर मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा ट्रेनिंग कंडक्ट करवा चुके होंगे, मुझसे ज़्यादा एकेडमिकली और टेक्निकली एक्सपर्टीज़ रखते होंगे। बट उसमें मैं अपने हिस्से का थोड़ा सा कह लीजिए इस मौजू के हवाले से जो मेरी इनपुट है इस मौजू पर वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ सामने आपके, ताकि इसमें से आप मेरी इस्लाह के लिए मुझे भी गाइड करें और अगर इसमें से आपको कोई काम की बात मिलती है तो अपनी ट्रेनिंग में भी इसको ऐड कर लीजिएगा। तो मेरी जहाँ तक मैंने एंटायरली स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा है, बेशुमार किताबें पढ़ी हैं, ट्रेनिंग डिलीवर भी की हैं और ख़ुद भी स्ट्रेस के काफ़ी पीरियड से गुज़रा हूँ। तो जो चीज़ें कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलेट पॉइंट्स में जो मैं रखना चाह रहा हूँ वो ये है। नंबर एक तो चीज़ ये है कि इसकी डेफ़िनेशन के हवाले से एक तो आपको किताबों में डेफ़िनेशन मिल जाएगी स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस की जो एकेडमिक डेफ़िनेशन है वो क्या है, ताकि स्ट्रेस के मौजू को आपको उसको एकेडमिकली समझने का मौका मिले। पर जब आप इसकी प्रैक्टिकल साइड पे आएंगे तो स्ट्रेस इज़ डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। यानी जो चीज़ आपके लिए स्ट्रेस का बायस बन रही है वो हो सकता है आपके किसी दोस्त के लिए बायस ना हो बनने का, क्योंकि वो उस प्रोसेस में से गुज़र चुका है, उसको पता है कि इस मौजू पर स्ट्रेस क्यों पैदा होता है, इससे निपटने का तरीका क्या है और इसमें से निकलने का तरीका क्या है। तो वो चूँकि सारे प्रोसेस से नशेब व फराज से गुज़र चुका होता है, तो जिस सिचुएशन में आने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं, हो सकता है वो स्ट्रेस उसके लिए वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल ना हो। क्यों? कि वो सिचुएशन में से गुज़र के उसकी सारी अलामतें, उसके सारे मामलात को समझ चुका है। तो ये पहला नुक्ता तो ये ज़हन में रखिएगा कि अपार्ट फ्रॉम इट्स एकेडमिक डेफिनेशन, स्ट्रेस का सारा जो ताल्लुक़ है वो परसेप्शन से है कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, उनको किस तरह से परसीव करते हैं। तो परसेप्शन से मुराद मेरी है कि परसेप्शन की बुनियाद पर कंसेप्शन पे होती है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि जब आप चीज़ों को इर्द गिर्द को देखते हैं और उससे एक नतीजा अख़ज़ करके या तो खौफ की कैफ़ियत में मुब्तला हो जाते हैं या गम की कैफ़ियत में या फ़िक्र और परेशानी की कैफ़ियत में, तो वो जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद उनसे नतीजा अख़ज़ करके अपने आप को एक बेचैनी की कैफ़ियत में मुब्तला कर लेना होता है, उसके पीछे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या एम्बिग्विटी होती है। जब आप चीज़ों को परसीव करते हैं मगर उससे नतीजा अख़ज़ सही नहीं कर पाते, तो नतीजा जब आप उसको एनालाइज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को, तो आपकी अकल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके आईक्यू लेवल के ऊपर, उसमें आपका एक्सपीरियंस भी है, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी भी है, बहुत सारी चीज़ें मिला के आपके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो जिस आदमी की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेहतर होगी वो उतना ही सिचुएशन को इंटरप्रेट करके उसमें पॉजिटिविटी निकाल के स्ट्रेस को कम से कम रखेगा और उस प्रॉब्लम में से अपॉर्चुनिटी डिज़ाइन करने की सलाहियत रखेगा। तो ये चीज़ें में रखिएगा, जो मेरा अपना तजर्बा है कि स्ट्रेस का ताल्लुक़ परसेप्शन से है। आप बेशक इसकी एकेडमिक डेफिनेशन पढ़ लीजिए, वो मौजू को समझने के लिए आपको मदद ज़रूर देंगी, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उस मौजू पर, जिस मौजू पर आपको चैलेंज फेस करना पड़ा है या स्ट्रेस फील हुआ है, आपको स्ट्रेस मिला है, तो जिस मौजू से आपको स्ट्रेस मिल रहा है, जिस सिचुएशन से आपको स्ट्रेस मिल रहा है, अगर उस सिचुएशन से मुतल्लिक या उस मौजू से मुतल्लिक आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं हैं, कॉन्सेप्चुअल एम्बिग्विटी में हैं, मुबहम है आपका कॉन्सेप्ट, तो वो जो लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, वो आपको स्ट्रेस में मुब्तला करती है। तो जिन लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बेहतर है वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं, वो स्ट्रेस की सिचुएशन में से क्रिएटिविटी निकाल लेते हैं। तो एक तो ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा, ये मैंने अपने नोट्स आपके लिए बना के रखे हुए हैं। दूसरी जो चीज़ मैंने देखी है, अक्सर लोग जो परेशान हो जाते हैं स्ट्रेस के हवाले से, कि वो तदबीर में और तकदीर में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते, कि इंसान अपनी कोशिशों से अपनी तकदीर बनाता है या जो अल्लाह के यहाँ तकदीर लिखी जा चुकी है क्या वो उसका पाबंद है। तो बहुत सारे मामलात में तदबीर और तकदीर, जो आपकी एफ़र्ट्स है, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी
आप कह लीजिए पर्सनल डेवलपमेंट्स के आपके गोल हैं, प्रोफेशनल गोल्स हैं, उसका तकदीर इलाही से क्या ताल्लुक़ है। मैंने मेजॉरिटी के जितने भी स्ट्रेस की किताबें पढ़ी हैं या जितने लोगों को डिस्कस करते हुए देखा हुआ है, उनको ये मौजू सिरे से डिस्कस ही नहीं करते हुए देखा हुआ। जब मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आया था, तो जब बहुत सारे सिचुएशन में ऐसे मैं एंटर हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो मैंने देखा उस वक़्त आपका जो तकदीर का कॉन्सेप्ट है और उस तकदीर के कॉन्सेप्ट के तहत फिर तदबीर का कॉन्सेप्ट जो है आपका, अगर वो क्लियर नहीं है, अगर आप दोनों पे कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है और अकीदा तकदीर को आप अपनी तदबीर के साथ कैसे लिंक करके बैलेंस क्रिएट करते हैं और उस बैलेंस के ज़रिए फिर आप स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, ये मौजू सिरे से रखा ही नहीं है किसी ने, ना किसी किताब में डिस्कस हुआ है, ना किसी ट्रेनर ने अपनी ट्रेनिंग में एंटर किया है। हालांकि ये वन ऑफ द मोस्ट, तकदीर के लफ्ज़ से लोग समझते हैं शायद ये मज़हबी कॉन्सेप्ट है। ये मज़हबी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मगर ये चूँकि फेथ बेस्ड कॉन्सेप्ट है तो इसलिए आप इससे अवॉइड नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं आपको हैंडल या डील करना ही पड़ता है। समटाइम्स आप अगर ख़ुद इस पर बिलीव नहीं करते, मगर जो आदमी आपको स्ट्रेस दे रहा है या जिस सिचुएशन से स्ट्रेस मिल रहा है या जो ग्रुप आपको स्ट्रेस दे रहा है, वो चूँकि तकदीर पे ईमान रखते हैं, तो समटाइम्स उनका लैक ऑफ नॉलेज जो होगा वो आपके लिए बायस परेशानी का बन जाता है। यानी ये ख्वाह दफ्तर की लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, तो तकदीर और तदबीर का जो कॉन्सेप्ट है, ये जब तक इस पे क्लैरिटी ना हो तो ना आप अपने ईमान को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, और ना ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से ईमानी हरारत और ईमानी कैफियत जो है वो आप निकाल के उससे महसूस हो सकते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेस के हवाले से ये था कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको छोटा सा ग्राफ बना के दूंगा एक पेज के ऊपर। उससे आपको इंटायरली आइडिया हो जाएगा कि जब आप स्ट्रेस को एज अ साइंस के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं लाइफ में, तो वो आपने कैसे अप्लाई करना है। और वो थोड़ी सी बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का थोड़ा सा ग्राफ है, तो वो मैं इस वीडियो के एंड पे आपको रख दूंगा। ये जब हमारी 2 दिन की वर्कशॉप होगी जो हम लॉन्च करेंगे लॉकडाउन के बाद, जब सिचुएशन बेहतर होती है, तो उसमें ये सारे एरियाज़ कवर करूँगा और ये सारी सिचुएशन भी सारी उसमें डिस्कस होंगी। ये 2 दिन की वर्कशॉप डिज़ाइन की हुई है। तो बहरहाल ये जो चीज़ आपके सामने रखनी थी कि स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है ये परसेप्शन बेस्ड है। यानी अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जिन मौज़ूआत पे आपका स्ट्रेस है उन मौज़ूआत से रिलेटेड इल्मी फ़िक्री वाज़ियत है आपके माइंड के अंदर, तो वो स्ट्रेस आपको फिर आपका पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिव नहीं होता। जब हम स्ट्रेस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो नॉर्मली हमारे ज़हन में होता है क्योंकि नेगेटिव चीज़ है। तो आप जब किताबें पढ़ेंगे, इवन कि इंग्लिश में भी अब बुक्स आ गई हैं बहुत ज़्यादा, कि स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी कैसे निकालनी है और पॉजिटिविटी को मज़ीद इम्प्रूव करके उसमें से क्रिएटिविटी कैसे डिज़ाइन करनी है। तो नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी क्रिएट करना और पॉजिटिव स्ट्रेस में से क्रिएटिविटी क्रिएट करके उसके लिए सलूशन डिज़ाइन करना लाइफ के, ये बड़े दिलचस्प कॉन्सेप्ट हैं। और ये जब आगे इस वीडियो के आगे फिर जब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के दूंगा तो आपको उस पर मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी। और इसमें आखिरी बात यह है कि जो कुरान पाक में अगर आप पढ़ें, सूरह बकरा की आयत नंबर 38 है, 38वीं आयत है, उसमें बड़ी मशहूर आयत है, वला खौफुम अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी जो ईमान लाए उनको ना खौफ होगा ना कोई गम होगा। तो जो स्ट्रेस की सिचुएशन है वो या तो गम यानी माजी के मुतल्लिक होता है या हाल की किसी सिचुएशन के मुतल्लिक, और जो खौफ है वो आपका फ्यूचर बेस्ड होता है। तो ये जो मुख्तलिफ जो इमोशनल कैफियत हैं आपकी, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक जो है आपका, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक हिस्सा बन जाता है। तो कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 38 आप देख लीजिएगा। उसमें ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई ईमान लाए ना उनको कोई गम होगा और ना उनको कोई खौफ होगा। तो ये खौफ की कैफियत और गम की कैफियत को मैनेज करना और इन दोनों कैफियत को अपने ऊपर हावी ना होने देना, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है बेसिकली। तो इसमें कुरानिक विज़डम जो है, इस्लामिक विज़डम है, वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा जो लेटेस्ट मैनेजमेंट की रिसर्च हैं, टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो भी हम सारे देखेंगे। तो वो जब इंशाल्लाह ये वर्कशॉप लॉन्च होगी तो उसमें फिर आपको नेट पे आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा जो कोई इसको ज्वाइन करना चाहे।
तो अब मैं आपको छोटे से ग्राफ की तरफ लेके चलता हूँ कि पेपर के ऊपर अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अगर आपने काम करना शुरू करना है अपनी ज़ात के हवाले से, तो आप कहाँ से स्टेप 1 ले सकते हैं, इब्तिदा कहाँ से कर सकते हैं। तो आइए वो देखते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये एक आप A4 साइज़ का पेज ले लीजिए। ये प्रिंटिंग पेपर है जो अक्सर आप ऑफिस में ये प्रिंट आउट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको लेके आप इसको दरमियान से फोल्ड कर लीजिए प्रॉपरली। ये अब आपका दरमियान में इसको ज़रा अच्छी तरह कर लेंगे तो एक लाइन सी बन जाती है दरमियान में, और फिर इसको कंपास से लेके इसके इर्द गिर्द दायरा लगा लीजिए अपना। ये आपका एक गोल सा दायरा लग जाएगा, और इसके दरमियान जनाब आप अपने पेन से लेके ये जो आपने दरमियान में इसको फोल्ड किया हुआ ना यहाँ से, तो आपकी लाइन आ जाएगी। तो इस लाइन को हल्का सीधा रख के तो यहाँ से इसको एक लाइन लगा लीजिए दरमियान में। अब आपका ये जो गोल दायरा है ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो आप इस हिस्से को कर लीजिए आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगा। पर्सनल लाइफ कर लीजिए, पर्सनल डेवलपमेंट कर लीजिए। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ हो जाएगी या प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाएगी। अब जो आपकी प्रोफेशनल साइड है उसको जब आपने इसको डिवाइड करना मिसाल के तौर पे, तो उसमें एक तो आपका बॉस हो गया, उसमें आपका फिर कोलीग्स हो जाएंगे। कोलीग्स में आप इसको ब्रैकेट में ऑफिस पॉलिटिक्स भी डाल दें। उसके बाद जनाब आपके जो कस्टमर्स हैं, उसके बाद आपके प्रोफेशनल नेटवर्किंग है, और यहाँ पे आप आपके फ्रेंड्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको हम 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसी तरह आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप आपके पेरेंट्स कर लें, पेरेंट्स और भाई हो गए, बहनें होंगी, सिस्टर्स हो गए। उसके बाद आप अपनी वाइफ को और चिल्ड्रन को। नॉर्मली इन दोनों हिस्सों को कवर करने के लिए लोग फैमिली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, मगर मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए सेपरेट कॉलम में बना दिया है कि ये दोनों सेपरेट हिस्सों में जब आप देखेंगे तो इनके साथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हैंडलिंग, रिलेशनशिप, ये बिल्कुल इनको डील करना आसान हो जाता है। उसके बाद आप अपने रिलेटिव्स देख लें, ठीक है, और उसके बाद आप अपने नेबर्स डाल दीजिए, हमसाए आ जाए। और यहाँ पे आप अपना डाल दीजिए। अब ये चंद एक सैम्पल के तौर पे मैंने आपको दिए हुए हैं, यानी अगर आप इन कैटेगरीज़ को डिवाइड करें तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5वें आप है। तो अगर आप इसमें और ज़्यादा सोच विचार करें तो और ज़्यादा आप कैटेगरीज डाल सकते हैं, डिपेंड। तो आपके सर्कल का एक हिस्सा तो आपकी प्रोफेशनल एरियाज़ हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ आप घर से जब बाहर निकलते हैं काम के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अर्निंग के लिए, तो ये वो लोग हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है, और ये वो लोग हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है। ठीक है, इसमें ये जो हमसाए हैं, नेबर्स हैं आपके, और रिलेटिव्स हैं, और भाई बहन, ये भी ऑप्शन। ये वो लोग होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके साथ आगे चलते हैं या नहीं चलते। ये मुस्तकिल लोग नहीं होते। बहन भाइयों के साथ अगर आपकी नहीं बनती तो उसमें से किसी के साथ बनेगी, किसी के साथ नहीं बनती। वालिदैन, बीवी और बच्चे, इसमें समटाइम्स वालिदैन भी रह जाते हैं, तो ये बीवी और बच्चे, इससे आपकी नस्ल आगे चलती है, तो ये मुस्तकिल होते हैं। और पेरेंट्स भी मुस्तकिल होते हैं इज़्ज़त और एहतराम की वजह से। मगर समटाइम्स बाज़ औक़ात फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है कि पेरेंट्स अलहदा रह रहे हैं, आप बीवी बच्चों को लेके अलहदा हो गए अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है।
और फिर जहाँ भी आप जाएंगे, आपका अपना घर है या किराए का, तो हमसाए हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें रिलेटिव्स भी आप डाल सकते हैं, कि रिश्तेदार भी उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप छोड़ने की ऑप्शन आपके पास होती हैं, जिनके साथ मुस्तकिल चलने की ऑप्शन होती हैं। और ये वो सारे लोग हैं जिनके बगैर आपकी प्रोफेशनल लाइफ नहीं बनती। ये भी जो दोस्तों का मैंने डाला वो इस तरह से डाला हुआ है कि ये वो एरियाज़ हैं जो आपके ऑफ़िस में से बनते हैं और ऑफ़िस से बाहर भी बनते हैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग में। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग आपकी ऑफ़िस ओरिएंटेड भी हो सकती है और आपकी फ्रेंड्स ओरिएंटेड भी हो सकती है। अब इसमें जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपने ये देखना है कि इस पूरी लाइफ में वो कौन सा एक ऐसा एरिया है जिस पे आप फोकस करें तो सारे एरिया ठीक हो जाएं ऑटोमेटिकली। अगर आप बॉस के ऊपर फोकस करते हैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, तो बॉस का आपके बीवी बच्चों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, या बॉस का आपके हमसायों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह अगर आप अपने कस्टमर से बना के किसी को, यानी बहुत ज़्यादा क्लोज डेवलप हो जाते हैं रिलेशनशिप, तो आपके कस्टमर्स का आपके रिलेटिव से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपके पेरेंट्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप देखिएगा कि इनमें से हर एक सेक्शन ऐसा है जो बाकी किसी ना किसी सेक्शन में किसी एक दो सेक्शन से अटैच होगा, बाकी सबसे डिटैच हो सकता है। सिर्फ एक ऐसा है एस्पेक्ट लाइफ का कि वो आपकी सारी लाइफ में सारे सेक्शन से कनेक्टेड है। अगर वो ठीक हो जाए तो आपकी पूरी लाइफ में से स्ट्रेस मैनेज करना आसान हो जाता है, और वो ये वाला एरिया। आप अपने हमसायों से भी अटैच हैं, रिलेटिव से भी, बीवी बच्चों से भी, वालिदैन से भी, बॉस से भी, कॉलीग से भी, कस्टमर से भी, नेटवर्किंग से भी, आप ऑलमोस्ट ज़िंदगी के हर पहलू से अटैच। तो कहने का मकसद ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में जब हम ट्रेनिंग कोर्सेज़ करते हैं या किताबें पढ़ते हैं, तो कभी ट्रेनिंग कोर्सेज़ में जो ट्रेनर है वो कभी आपको फोकस करवा रहा होगा बॉस के ऊपर, कभी आपको वाइफ एंड चिल्ड्रन पे करवा रहा होगा, कभी आपको कस्टमर पे करवा रहा होगा। तो ये सारे आप कह लीजिए अज्जा हैं, कुल्लियत, ये सारे अज्जा मिलके एक शख्सियत में जमा हो जाते हैं, वो हैं आप। तो अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी है और प्रॉपरली इसको मैनेज करने का फ़न हासिल करना है, तो आप अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करने का फ़न सीखें। आपने अपने हमसायों से कैसे सलूक करना है, आपने इनको रिलेटिव्स को कैसे मैनेज करना है, वाइफ एंड चिल्ड्रन के मामलात को कैसे देखना है, आपने अपने फ्रेंड्स को कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्क लाइफ का जो बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है ये वाली, और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, और इस बैलेंस में किसको किस पे प्रायोरिटी देनी है। बीवी बच्चों को बॉस पे प्रायोरिटी देनी है या बॉस को आपने पेरेंट्स पे देनी है। यानी ये बड़े सेंसिटिव रिलेशनशिप हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ पे असरअंदाज होती है, आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे असरअंदाज होती है। तो ये पुल सिरात है बेसिकली, बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपने ऊपर जब तक फोकस नहीं रखेंगे तो आपको इनमें से किसी एक एरिया में स्ट्रेस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है ना, यानी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को लिंक करके उसमें बैलेंस कैसे क्रिएट करना है ताकि उसमें से हार्मनी क्रिएट हो, पीस ऑफ माइंड क्रिएट हो। आप घर का स्ट्रेस लेके जब दफ्तर में जाएंगे तो आपकी ऑफिस लाइफ ख़राब हो जाएगी। आप बॉस का स्ट्रेस लेके जब बीवी बच्चों पे ऊपर इसको रिलीज़ करेंगे तो आपकी घर की लाइफ ख़राब हो जाएगी। इसी तरह अगर मोहल्ले में कोई हमसाया आपको तंग करता है या आप किसी के लिए बाइस से तकलीफ़ हैं, तो आपका जो कह लीजिए, चूँकि फैमिली वगैरह भी उधर ही रहती है आपके, ठीक है ना, पेरेंट्स हैं घर, तो आप दफ्तर में होते हुए भी ज़हनी तौर पर आप अपनी पर्सनल लाइफ में गुम रहेंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जब हमारा कोर्स हम लॉन्च करेंगे तो उसमें होगा कि हम इस पे फोकस करना सिखाएंगे कि इस पे किस तरह से फोकस करना, वो टेक्निक्स कौन कौन सी होंगी जिससे आप ये सारे एरियाज़ मैनेज करेंगे, और फिर इन एरियाज़ पे फोकस करके इनमें आपस में कैसे बैलेंस क्रिएट करना आपने। ये 2 दिन का वर्कशॉप मैंने डिज़ाइन की हुई है जो इंशाल्लाह लॉकडाउन ख़त्म होता है तो इसको फिर लॉन्च करूँगा मैं, तो बल्कि लॉन्च की भी हुई है। तो ये उसका एक छोटा सा प्रीव्यू है कि ये उसके बेसिक कंपोनेंट। ये मैंने आपको एक तरह से एक टिप भी दे दी, आप अपनी लाइफ को भी इस तरह देख सकते हैं। आपको टोटलिटी ऑफ लाइफ जो है इस छोटे से एक पेपर के ऊपर इस ग्राफ की शक्ल में अच्छी तरह नज़र आ जाएगी आपके ऊपर। आपके लिए सोच विचार करना ज़रा कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा।
तो दिस इज़ इट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से आप इस पे गौर कीजिएगा और इसको मज़ीद अपनी थॉट प्रोसेस इनपुट देके इसको मज़ीद पॉलिश कर लीजिएगा। हमारे जब सेशन होगा 2 दिन का वर्कशॉप होगी तो उसमें फिर हम बहुत सारे और इसके सब हेडिंग्स हैं, इसके बहुत सारे हिकमतें, पहलू हैं, टेक्निक्स हैं जो हम अपने पार्टिसिपेंट को बताएंगे कि उन्होंने इसको कैसे लेके चलना है। तो ये आपके लिए भी है ऑनलाइन। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो लेके मैं हाज़िर होऊंगा। तो एंजॉय कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।